हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स के सितारे। आज की इस वीडियो में हम हमारा अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर जो आधा अधूरा रह गया उसको ख़त्म कर देते हैं। और बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय स्टूडेंट्स। चलो लेट्स बिगिन। मेजर्स। हम मेजर्स में हमने कॉजेज पढ़ लिए थे और हर बार मैं बोलती हूँ अगर आप कॉजेज ध्यान से पढ़ोगे तो मेजर्स आपको अपने आप समझ में आ ही जाएंगे। कॉजेज में क्या बोला था कि एक पॉपुलेशन ऐसा रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही, मतलब ओवर पॉपुलेशन है और हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे पास इतने सेक्टर्स नहीं है कि जहाँ पे हम इंसानों को डाल पाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पास पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी तो रिसोर्सेज बचे रहेंगे और हम हर एक सेक्टर में जो स्किल वाले लोग जितने लोगों का जैसी जैसी स्किल्स है उस हिसाब से हम उस सेक्टर्स में हम डाल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। माना जा रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा जब हम धीरे धीरे सभी सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे। एग्रीकल्चर एक बहुत वाइड सेक्टर है, पर उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह हर एक सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लोगों को हर एक सेक्टर के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। सेकेंड ईयर प्लानिंग के वक्त हम क्या कर रहे थे कि ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर्स को ज़्यादा ध्यान में दे रहे थे, उसके अलावा और बाकी सारे सेक्टर्स को ध्यान में नहीं ले रहे थे। पर उसके बाद हमने क्या किया है, हमने आज के दिन में भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि पॉवर्टी को कम करें, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें। उसके अलावा जो जो हमारे सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम क्या नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, वो सारे रीजंस को हम बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसी प्लानिंग हम कर रहे हैं कि लोगों को हम क्या दे पाए, एम्प्लॉयमेंट दे पाए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। अभी के टाइम में क्या है, सिर्फ हम क्या दे रहे हैं, बच्चों को बुकिश नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, पर 2015 की जो पॉलिसी आई, एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके अंदर हमने ये बताया कि बच्चों को क्या ज़रूरत है, एक थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम उन्हें किसी बात की, जैसे कि तुम लोग अभी 11th-12th में हो तो तुमको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो वो स्टॉक मार्केट वाला अगर हम थियोरेटिकल समझाए और थियोरी के साथ साथ हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाए, उसको प्रैक्टिकल भी समझाने की कोशिश करें, तो आपके दिमाग में वो आइडिया जल्दी क्लियर होगा, जल्दी क्लिक होगा कि क्या कहना चाह रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम क्या दे रहे, हम क्या ट्राई करें कि बच्चों को एजुकेशन ऐसा दे कि जहाँ पे उन्हें ऐसा फील हो, एक बाहर मार्केट में जाके ऐसा उन्हें फील हो कि हमें थियोरी के अलावा भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। माना जा रहा है कि बिग इंडस्ट्रीज की जगह पे अगर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हम डेवलप करें तो वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे लोगों को। कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या होगा कि एक पहले तो जो बिजनेसमैन होगा उसके पास थोड़ा कम कैपिटल होगा। ठीक है, उसके पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होगा कि वो बहुत सारी मशीनरीज ला पाए। जो काम वो मशीनरी से और एम्प्लॉयज से करवा सकता है, ठीक है, वो काम अगर वो एम्प्लॉयज के करवाने की जगह पे मशीन से करवाए तो उसका काम क्या होगा, जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, पर अगर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज होगी तो उनके पास इतना कैपिटल नहीं होगा, तो वो लोग क्या देंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। वो चाहेंगे कि यहाँ पे आके वो लेबर ये सारा काम करे। तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाओ कि जहाँ जहाँ हमारा देश पीछे पड़ रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ हम नहीं कुछ चीज़ें कर पा रहे, जितने टाइम पे हमें कंप्लीट करना है काम उतने टाइम पे हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो वो सारी चीज़ें किसके थ्रू हो पाए, इसके थ्रू हो पाए। ठीक है, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करो। फिर क्या, स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारे इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा है, रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो बाकी सारे देशों के पास नहीं है। ठीक है, पहले तो हमारे पास सीज़न ही ले लो, हमारे पास 3 टाइप की सीज़न है जो
उस टाइप के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे हर एक टाइप के हम फ्रूट्स को, ग्रेन्स को उगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तीनों सीजन्स है, हम उस हिसाब से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, फ्रूट्स को ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो स्पीड एक्सपांशन करो, ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का इंटेंशन क्या है कि यहाँ पे से हम एग्रीकल्चर को ग्रोथ दे पाए। ठीक है, जो लोग ऐसा समझते कि एग्रीकल्चर में कुछ नहीं है, वहाँ पे हम उन्हें बता पाए कि नहीं, एग्रीकल्चर भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप अच्छी तरह काम करके अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो, एक्सपांशन कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है वो 3 मार्क्स के लिए आईएमपी है, अलग से भी पूछा जाता है फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम एक ट्राई करेंगे कि एमसीक्यू 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं उसका एक पूरा सीरीज निकालेंगे कि जहाँ पे अगर आपके पास 10 मिनट्स है तो हम 10 मिनट्स के अंदर 10 MCQ सॉल्व करते। तो आपको क्या हो कि बुक में फिर वो देखने की ज़रूरत ही नहीं, आपको सिर्फ किस चीज़ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्वेश्चन आंसर्स लिखने कैसे। ठीक है, तो ये मैंने आपसे बात की थी, तो ये पूरा 3 मार्क्स मैं उस टाइम आपको अच्छी तरह समझा के कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, अब देखो, बिकॉज ऑफ के हमारे पास बहुत सारी कमी है जगह की, इसलिए थोड़ा ऐसे ऐसे लिखा है, पर आपको सब एक वीडियो में आ जाए इसलिए मैंने थोड़ा मैशअप तो हो गया है, पर आप समझ लेना ना, मैं आपको समझा रही हूँ, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है कि हम कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, कौन से स्कीम्स ला सकते हैं या क्या ऐसे प्रोग्राम्स करें कि जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। तो हम लेके आए थे 2006 में मनरेगा। मनरेगा का काम क्या था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो रूरल एरियाज में जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से है अपनी कंट्री में। ठीक है, इसका नाम हमने चेंज किया है, 2009 में मनरेगा किया है। ठीक है, और क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम कितने लोगों को एटलीस्ट 1 पर्सन फ्रॉम फैमिली, कोई भी एक पर्सन पूरी फैमिली में से उसको क्या मिले, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, ये हमारा ट्राई है। फिर क्या है कि 1/3 हमने फीमेल्स के लिए भी रिजर्व रखा है, और उनको अगर अपने एरिया के 5 किलोमीटर्स में जॉब मिलती है तो ठीक है, तो उन्हें जितना लेबर देना है उतना देते हैं, और 5 किलोमीटर्स की बाहर मिलती है तो जो उनको बाहर जाने का एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा उसके पैसे भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उनको एक जॉब कार्ड बना के देते हैं, मतलब हर एक एम्प्लॉय को एक जॉब कार्ड बना के देते हैं 5 years का। उसके अंदर अगर उनको ये जॉब कार्ड है उनके पास और उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि उन्हें कंपनसेशन दे। ठीक है, फिर क्या है सेकेंड नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्वोदय जन योजना। ठीक है, यहाँ क्या है कि 16 अक्टूबर 2024 में आया है। ये किसके लिए आया है, तो हेल्थ एंड सिक्योरिटी along with good management skills development and welfare to laborers of unorganized sector and developed environmental for industrial development। ये क्या बोल रहा है कि हेल्थ को ध्यान में रखने का काम कर रहा है, ये इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काम कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को अच्छे स्किल्स देने का काम कर रहा है, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ये चीज़ क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, फिर क्या है दीनदयाल योजना ग्रामीण दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, ये किसके लिए आई है, तो 24/7 गांव में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचती वहाँ पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का बात करती है ये स्कीम। ठीक है, फिर फोर्थ हमारे पास है पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना। ये किसके लिए है, तो ये है कि 18 से 35 इयर्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट देने का इसका काम है। 2014 सॉरी माय फॉल्ट। अब हमारे पास क्या है फिफ्थ, प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम। ये कब आया, क्या काम है, वाटर टू एवरी फील्ड, मतलब जहाँ जहाँ इरिगेशन हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, ये योजना का है। अभी इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, तो याद रखना है कि पहले तो ये याद कर लो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, MCQ एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, इन सबके अंदर सिर्फ मैंने जितना ऑब्जेक्टिव लिखा है उसका एक बार देख लो, डेट्स याद रख लो कब आया, ये चारों योजना के लिए, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि आप इसका एक फोटो क्लिक कर लो तो आप एक फोटो क्लिक कर सकते हो इसका, कि एग्जाम के वक्त आपको क्या हो, सिर्फ एक बार देखना रहे, ठीक है, कि कब कौन सी योजना आई, बात खत्म। वैसे तो MCQ के अंदर सब कवर हो ही जाएगा, पर फिर भी एक बार क्लिक कर लो, ठीक है। चलो, आई होप आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाला क्लियर रहा होगा। आई होप कि अनएम्प्लॉयमेंट एक दिन एम्प्लॉयमेंट बन जाए और हम एम्प्लॉयमेंट पढ़ाए आपको। इसके अलावा क्या है कि अब हमारी सीरीज शुरू होगी नेक्स्ट MCQ की, ठीक है। MCQ के अंदर मैं ये कर रही हूँ पहले कि हर एक चैप्टर के पहले MCQ कवर करते हैं, उसके बाद पूरे कहीं से भी हम लोग जितने चैप्टर आएंगे वो ऐसा MCQ आ जाए आपके 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा मान के मुझे चलना है। कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत वीक है, जिसको थियोरी में कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है, वो थियोरी लिख ही नहीं पाता, ऐसा बच्चा वो 1 मार्क करवा ले और थोड़ा बहुत कहीं से लिख ले, कहीं से इन द सेंस पूरे पेपर में से कहीं से, आजू बाजू वाले में से देख के नहीं लिखना है, ठीक है। चीटिंग तो करने की ही नहीं, ईमानदार रहने का है अपने को, ठीक है। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऐसी सारी प्रॉब्लम आ रही है कि थियोरी लिख नहीं पा रहा है, उसको थियोरी याद नहीं रहती, तो ये सारे ऑप्शंस अपने निकाल सकते हैं कि 20 मार्क्स यहाँ से सिक्योर कर लो, 10 मार्क्स यहाँ से सिक्योर कर लो, उसके बाद वाला जो है ना अपने को सिर्फ 3 मार्क्स के लिए लड़ना है, और एक्स्ट्रा आ जाए तो बात ही अलग है, ठीक है। तो ऐसा ट्राई करना है, ऐसा पेपर लिखना है कि हम, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं लिख पा रहा है थियोरी, तो 50 मार्क्स तो कहीं से कर ही ले, ठीक है। तो 50 में से कट काट के 33 तक पहुंचा ही देंगे आपको, ठीक है। ये समझ में आ गया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ 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 समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।